Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum students. This is first year chemistry chapter 2 atomic structure, and the topic that we will discuss today is applications of Bohr's atomic model. Okay students, let's start. These are the applications of Bohr's atomic model. Students, radius of an orbit of an atom हम प्रीवियस लेक्चर में डिटेल से डिस्कस कर चुके हैं, और आज के लेक्चर में हम रिमेनिंग टू एप्लीकेशंस को डिस्कस करेंगे, दैट आर डेरिवेशन ऑफ एनर्जी ऑफ एन ऑर्बिट ऑफ एन एटम एंड द कैलकुलेशन ऑफ एनर्जी, वेव नंबर एंड फ्रीक्वेंसी ऑफ फोटॉन्स ऑफ वेरियस स्पेक्ट्रल सीरीज. ओके स्टूडेंट्स, लेट्स स्टार्ट. डेरिवेशन ऑफ एनर्जी ऑफ एन ऑर्बिट ऑफ एन एटम. स्टूडेंट्स, बेसिकली जो टोटल एनर्जी होती है एक इलेक्ट्रॉन की जब वो किसी भी ऑर्बिट में मूव कर रहा है, दैट इज द सम ऑफ इट्स पोटेंशियल एनर्जी एंड काइनेटिक एनर्जी. सो वी कैन राइट द इक्वेशन लाइक दिस, मींस टोटल एनर्जी हमारे पास काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी है. स्टूडेंट्स, अब बेसिकली हमने करना क्या है कि काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी की वैल्यूज़ को कैलकुलेट करके इस इक्वेशन में पुट करना है, तो हमारे पास जो है वो टोटल एनर्जी की इक्वेशन डिराइव हो जाएगी. लेट्स स्टार्ट. स्टूडेंट्स, फर्स्ट ऑफ ऑल हम काइनेटिक एनर्जी को डिराइव कर लेते हैं, और काइनेटिक एनर्जी की वैल्यू जो है वो किसके इक्वल होती है, हाफ एम वी स्क्वायर. ये जो एनर्जी है काइनेटिक एनर्जी, हम फिजिक्स में भी इसी फॉर्मूला को यूज़ करते हैं, हाफ एम वी स्क्वायर. अब स्टूडेंट्स, बेसिकली आपने वेलोसिटी की वैल्यू जो है वो यहाँ पर पुट करनी है, क्योंकि अगर हमें काइनेटिक एनर्जी कैलकुलेट करनी है तो ऑल द टाइम हम जो है स्पीड ऑफ एन इलेक्ट्रॉन या वेलोसिटी ऑफ एन इलेक्ट्रॉन जो है वो कैलकुलेट नहीं कर सकते, इसलिए हमने इस वेरिएबल को चेंज करना है. ठीक है, फॉर दैट पर्पज़ हम जो है वो रेडियस ऑफ एन ऑर्बिट को कैलकुलेट करने के लिए हमने जो है दो फोर्सेस की हेल्प ली थी, दैट आर सेंट्रीपिटल फोर्स एंड सेंट्रीफ्यूगल फोर्स. सेंट्रीपिटल फोर्स बेसिकली स्टूडेंट्स इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है बिटवीन इलेक्ट्रॉन एंड द चार्ज ऑफ न्यूक्लियस. सपोज कि हमारे पास एक इलेक्ट्रॉन है, वो मूव कर रहा है अराउंड द न्यूक्लियस. इलेक्ट्रॉन के ऊपर नेगेटिव चार्ज है, न्यूक्लियस में पॉजिटिव चार्ज है, और इस ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन को कॉन्टिन्यूसली मूव करने के लिए जो एक सेंट्रीफ्यूगल फोर्स है जो आउटवर्ड एक्ट कर रही है, और एक सेंट्रीपिटल फोर्स है जो कि इनवर्ड एक्ट कर रही है, एंड इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन. इन दोनों फोर्सेस को जो है वो इक्वल होना चाहिए. अगर ये दोनों इक्वल होंगी, बैलेंस होंगी, तो ही इलेक्ट्रॉन मूव कर सकता है. और रेडियस ऑफ एन ऑर्बिट को डिराइव करने के लिए जब हमने सेंट्रीपिटल फोर्स और सेंट्रीफ्यूगल फोर्स को बैलेंस किया था, देन वी गेट अ वी स्क्वायर एक्सप्रेशन. ओके स्टूडेंट्स, देख लेते हैं कि कैसे. स्टूडेंट्स, इसमें हमारे पास जो आर है दोनों साइड पे, वो जो है एक कट ऑफ हो जाएगा, एंड हमारे पास वी स्क्वायर का एक्सप्रेशन आ जाएगा, जेड ई स्क्वायर 4 पाई ई नॉट आर एम. अब स्टूडेंट्स, इन दोनों फोर्सेस को इक्वल करने के बाद जो हमारे पास वेलोसिटी का एक्सप्रेशन आया है, हम इसको पुट करेंगे काइनेटिक एनर्जी एक्सप्रेशन में. ओके स्टूडेंट्स, नाउ यहाँ पर हमारे पास m का एक्सप्रेशन जो है वो कट ऑफ हो रहा है, एंड वी विल गेट जेड ई स्क्वायर 8 pi E naught R. Students, this is the kinetic energy value. Now we will derive potential energy value. Students, physics के accordingly हम potential energy किस energy को कहते हैं कि अगर हमारे पास एक कोई भी हम reference point ले लेते हैं, तो उससे जितने भी height पर वो object present होगा तो वो उसकी potential energy होती है. ठीक है, तो बेसिकली जो इलेक्ट्रॉन की पोटेंशियल एनर्जी है उसके लिए हम अगर न्यूक्लियस को एज अ रेफरेंस ले लेते हैं, तो न्यूक्लियस से इलेक्ट्रॉन का डिस्टेंस जो है वो आर हम ले लेंगे.
तो उस लिहाज से हम इसकी पोटेंशियल एनर्जी कैलकुलेट कर सकते हैं. एंड स्टूडेंट्स, बेसिकली पोटेंशियल एनर्जी इज़ कंट्रोल्ड बाय कूलम्स फोर्स. ओके, सो बाय यूजिंग कूलम्स लॉ हम पोटेंशियल एनर्जी कैलकुलेट करेंगे. तो कूलम्स लॉ क्या कहता है? कूलम्स लॉ सेड दैट कि हमारे पास जो भी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है बिटवीन टू चार्ज बॉडीज, that is directly proportional to their masses and inversely proportional to the square of the distance between them. और अगर हम इस proportionality के साइन को हटाते हैं, we will get equality and some constant that is 1/4 pi epsilon naught. Okay students, this is कूलम्स फोर्स. ओके स्टूडेंट्स, यहाँ पर हमने पोटेंशियल एनर्जी की वैल्यू जो है वो पुट की है. अब ये जो हमने फोर्स पुट की है, इसको जब हम विद रिस्पेक्ट टू आर इंटीग्रेट करेंगे, देन वी विल गेट पोटेंशियल एनर्जी. क्योंकि ये हमारे पास बेसिकली डिपेंड करती है डिस्टेंस पर. ठीक है, पोटेंशियल एनर्जी बेसिकली डिस्टेंस पर, हाइट पर डिपेंड करती है. तो कूलम्स फोर्स को जब हम विद रिस्पेक्ट टू वेरिएबल आर जो है वो इंटीग्रेट करेंगे, देन वी विल गेट दी पोटेंशियल एनर्जी. स्टूडेंट्स, इंटीग्रेशन लेने के लिए हम तमाम कांस्टेंट्स को जो है वो बाहर की तरफ लिख लेंगे. 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, एंड जो हमारे पास वेरिएबल है r-2, उसको विद रिस्पेक्ट टू r जो है वो इंटीग्रेट कर लेंगे. ओके स्टूडेंट्स, अब यहाँ पर इंटीग्रेशन का रूल क्या है? जो मैथ्स के स्टूडेंट्स हैं उनको तो ऑलरेडी ये सिंपलेस्ट सा रूल पता ही होगा कि हमारे पास जो पावर होती है, ठीक है, इसको हमने अगर करना है तो ये जो हमारे पास पावर होती है, इसमें हमने 1 को प्लस करना होता है और यही पावर जो है वो हमने डिवाइड करनी होती है. ठीक है, दिस इज़ द रूल. और ये d जो है वो इंटीग्रेशन के साथ कट ऑफ हो जाता है. ओके स्टूडेंट्स, अब स्टूडेंट्स यहाँ पर हमारे पास -2 कैसे आया था? क्योंकि ये डिनोमिनेटर में था हमारे पास, और जब ये नंबरेटर में चला जाएगा r² तो वो -2 हो जाता है. तो ये रूल मैंने आपको बता दिया. मैथ्स का रूल है कि अगर जो भी पावर होगी उसमें 1 ऐड कर देंगे और ये होल जो पावर है उसको हम डिवाइड भी कर देंगे, एंड वी विल गेट स्टूडेंट्स हमारे पास आ जाता है r-1 एंड डिवाइडेड बाय -1. अब यहाँ पर जो हमारे पास -r-1 है, इसकी पावर को पॉजिटिव करने के लिए हम इसको क्या करेंगे? डिनोमिनेटर में ले जाएंगे. अब इसकी पावर जो है वो पॉजिटिव हो गई है. स्टूडेंट्स, ये जो डिवाइड में हमारे पास डिनोमिनेटर में -1 नज़र आ रहा है, उसको इस होल कांस्टेंट के साथ जो है वो मल्टीप्लाई कर देंगे, एंड वी विल गेट माइनस हेयर. ठीक है, यहाँ पर हमारे पास माइनस आ जाता है. तो ये बेसिकली हमने इक्वेशन डिराइव कर ली है फॉर पोटेंशियल एनर्जी. स्टूडेंट्स, अब आप यहाँ पर देख सकते हैं कि हमारे पास काइनेटिक एनर्जी की वैल्यू भी आ चुकी है और पोटेंशियल एनर्जी की वैल्यू भी आ चुकी है. काइनेटिक एनर्जी इज z² डिवाइडेड बाय 8 पाई E0r एंड पोटेंशियल एनर्जी इज -z² डिवाइडेड बाय 4 पाई E0r. ओके स्टूडेंट्स, नाउ द टोटल एनर्जी इन nth ऑर्बिट विल बिकम sum of kinetic energy plus potential energy. अब हम इनकी वैल्यूज पुट कर देते हैं. z² 4 पाई 8 पाई E0r प्लस -z² 4 पाई E0r. ओके स्टूडेंट्स, अब हम इसको ब्रैकेट ओपन कर देते हैं. पाई E0r
और ये हमारे पास माइनस का साइन आ जाएगा 4 पाई ई नॉट आर। ओके स्टूडेंट्स, अब हम इसको माइनस कर देते हैं बाय टेकिंग जो कॉमन है उनको अलग कर लेते हैं। हमारे पास स्टूडेंट्स कॉमन है जेड ई स्क्वायर पाई एप्सिलॉन नॉट आर, ठीक है। एंड जो हमारे पास वेरिएबल्स हैं वो क्या है हमारे पास 1/8 माइनस 1/4। अब स्टूडेंट्स इसमें हमारे पास आंसर आ जाएगा। ओके स्टूडेंट्स, यहाँ पर हमने इसका एलसीएम ले लिया है, ठीक है, और हमारे पास आंसर आ जाता है -1/8। और इस -1/8 को आप इसके साथ मल्टीप्लाई करके लिख सकते हैं। एंड नाउ द टोटल एनर्जी विल बी इक्वल्स टू -z स्क्वायर डिवाइडेड बाय 8 पाई ई नॉट आर, या आप इसको एप्सिलॉन भी बोल सकते हैं। ओके स्टूडेंट्स, इस एनर्जी इक्वेशन को जब हम देखें तो हमें क्या पता चलता है कि हमारे पास एटॉमिक नंबर, चार्ज एंड पाई और एप्सिलॉन नॉट, इन कॉन्स्टेंट्स की वैल्यूज़ अगर हम पुट कर दें जो कि ऑलरेडी कांस्टेंट हैं, देन ईच टाइम जब हमें एनर्जी ऑफ एन इलेक्ट्रॉन इन एनी ऑर्बिट अगर कैलकुलेट करना होगा तो हमें उस ऑर्बिट का रेडियस भी फाइंड आउट करना होगा, क्योंकि ये आपको साथ नज़र आ रहा है, क्योंकि बाकी तमाम जो है वो कांस्टेंट्स हैं, एक ही वेरिएबल है। और ईच टाइम जब हमने अगर फर्स्ट ऑर्बिट में है तो उसका रेडियस पता होना चाहिए, सेकंड ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन मूव कर रहा है तो उसका रेडियस पता होना चाहिए, और जब हम वो पुट करेंगे तो हमारे पास एनर्जी आएगी। अगेन स्टूडेंट्स, ईच टाइम अगर हमने कोई भी इलेक्ट्रॉन किसी भी ऑर्बिट में मूव कर रहा है तो उसका रेडियस फाइंड आउट करना इज़ अ डिफ़िकल्ट टास्क, क्योंकि हर एटम का अपना जो है वो रेडियस होगा किसी भी ऑर्बिट का। तो इस आर जो वेरिएबल है इसको हम रिप्लेस कर देंगे विद सम अनदर वेरिएबल्स जो कि इजी हों कैलकुलेट करने में। फॉर दैट पर्पज़ हमने जो इक्वेशन प्रीवियस लेक्चर में डिराइव की थी फॉर रेडियस ऑफ एन ऑर्बिट ऑफ एन एटम, तो उसको हम यहाँ पर पुट करेंगे। स्टूडेंट्स, ये रेडियस की जो है वो वैल्यू हमने प्रीवियस लेक्चर में डिराइव की थी। नाउ वी विल पुट इट इन दिस एनर्जी इक्वेशन। यहाँ पर जो है वो डिनोमिनेटर में हम इसको पुट करेंगे इन प्लेस ऑफ दिस आर। इस आर की जगह हम इसको प्लेस कर देंगे। ओके स्टूडेंट्स, अब यहाँ पर हमारे पास ये मैथ्स का ये एक रूल है कि अगर हमारे पास ये जो डिवाइड का साइन है इसके नीचे अगेन एक डिवाइड आ जाता है, तो जो हमारे पास यहाँ पर डिनोमिनेटर में होगा वो नंबरेटर में चला जाता है। ओके स्टूडेंट्स, अब स्टूडेंट्स यहाँ पर हमारे पास इनको हम इक्वेशंस को ऐड अप कर देंगे क्योंकि ये सब आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं। तो जैसे हमारे पास एटॉमिक नंबर है, यहाँ पर z है तो ये भी और यहाँ पे भी z है, तो ये दोनों आपस में z स्क्वायर हो जाएगा। e की वैल्यू आप हमारे पास यहाँ पर 2 है और यहाँ पर भी 2 है, तो ये हमारे पास जो है वो स्क्वायर हो जाएगा। वन थिंग जो है वो पाई की वैल्यू जो है वो हमारे पास ऑपोजिट है, नंबरेटर और डिनोमिनेटर में कैंसिल आउट हो जाएगी। स्टूडेंट्स, नाउ आप ये इक्वेशन देख सकते हैं। यहाँ पर हमें कौन कौन से कॉन्स्टेंट्स पुट करने हैं, मास ऑफ एन इलेक्ट्रॉन, एटॉमिक नंबर, चार्ज ऑफ एन इलेक्ट्रॉन, एप्सिलॉन 8 तो ऑलरेडी कांस्टेंट है, एप्सिलॉन एंड प्लैंक्स कांस्टेंट। ओके स्टूडेंट्स, ये हमारे पास एक वेरिएबल आ गया है दैट इज ऑर्बिट नंबर और शेल नंबर। और एटॉमिक नंबर जो है स्टूडेंट्स वो हर एटम के लिए कांस्टेंट है, लेकिन अगर एटम वेरी करेगा तो एटॉमिक नंबर भी चेंज होगा। ठीक है, तो बेसिकली अगर हम ये कहें कि z स्क्वायर एंड n स्क्वायर दीज आर वेरिएबल्स एंड ऑल अदर आर कांस्टेंट्स, तो हम कांस्टेंट्स को जो है वो सेपरेट लिख लेते हैं और वेरिएबल्स को अलग कर लेते हैं। ओके स्टूडेंट्स, नाउ हमने जो कांस्टेंट्स हैं वो सेपरेट कर लिए हैं, तो ये हमारे पास एनर्जी ऑफ एन ऑर्बिट की इक्वेशन आ गई है विद ऑल कांस्टेंट्स। ओके, और आप इसी को जो है फॉर वन कांस्टेंट लिख सकते हैं अगर हम इसमें तमाम कांस्टेंट्स की वैल्यूज़ पुट कर दें।
देन हमारे पास एक आंसर आ जाता है, दैट इज़ 2.178 10⁻⁻18 जी स्क्वायर डिवाइड बाय एन स्क्वायर, और एनर्जी जो है वो हम जूल में कैलकुलेट करें। ओके स्टूडेंट्स, अब ये जो इक्वेशन है हमारे पास, दिस इज़ द एनर्जी ऑफ एन ऑर्बिट विद वन कांस्टेंट वैल्यू। ठीक है, यही एक कांस्टेंट है, और साथ हमने ये जो जी स्क्वायर और एन स्क्वायर जो है वो वेरिएबल्स पुट करने हैं। एट दी एंड स्टूडेंट्स, अगर हम इसी एनर्जी इक्वेशन को हाइड्रोजन के लिए लिखना चाहें स्पेसिफिकली, देन वी विल पुट दिस एटॉमिक नंबर एज 1, तो हमारे पास ये हो जाएगा 1 डिवाइडेड बाय एन स्क्वायर। नाउ दिस इक्वेशन इज़ फॉर हाइड्रोजन एटम। अगर हमने हाइड्रोजन एटम में किसी भी इलेक्ट्रॉन मींस कि इलेक्ट्रॉन किसी भी ऑर्बिट में है और उसकी एनर्जी फाइंड आउट करनी है, देन वी विल यूज़ दिस इक्वेशन डायरेक्टली। लेकिन अगर हम हाइड्रोजन के अलावा किसी और एटम की एनर्जी कैलकुलेट करना चाहते हैं, इलेक्ट्रॉन की एनर्जी कैलकुलेट करना चाहते हैं, देन वी विल यूज़ जी स्क्वायर डिवाइडेड बाय एन स्क्वायर इक्वेशन। ओके स्टूडेंट्स, लेट्स रिकैप्चुलेट इट कि हमने इसको किस तरीके से स्टार्ट किया था। टोटल एनर्जी को कैलकुलेट करने के लिए हमें काइनेटिक एनर्जी की वैल्यू को जो है वो डिराइव करना था, देन पोटेंशियल एनर्जी को डिराइव करना था। पोटेंशियल एनर्जी में हमने इसको कूलम्स लॉ की हेल्प लेते हुए विद रिस्पेक्ट टू रेडियस इंटीग्रेट किया, बिकॉज पोटेंशियल एनर्जी जो है वो डिस्टेंस विद रिस्पेक्ट टू सम रेफरेंस पॉइंट डिपेंड करती है। ठीक है, तो इसलिए हमने उसको विद रिस्पेक्ट टू आर इंटीग्रेट किया एंड वी गेट दिस वैल्यू। और इन दोनों वैल्यूज़ को हमने जब टोटल एनर्जी वैल्यू में पुट किया, वी विल गेट, देन इन दोनों को ऐड करने के बाद हमारे पास एक एक्सप्रेशन आ जाता है विच कंटेन्स रेडियस। ठीक है, तो ऑल द टाइम रेडियस को कैलकुलेट करके एनर्जी कैलकुलेट करना इज़ अ डिफ़िकल्ट टास्क, दैट्स वाई हमने रेडियस ऑफ एन ऑर्बिट ऑफ एन एटम की जो इक्वेशन डिराइव की थी उसको हमने पुट कर दिया टू गेट सम अदर वेरिएबल्स, एंड दिस इज़ द इक्वेशन स्टूडेंट्स, जिसमें हमने कॉन्स्टेंट्स को जब सेपरेट कर लिया, वी गेट z स्क्वायर डिवाइड बाय n स्क्वायर। दिस इज़ द मेन इक्वेशन फॉर एनर्जी जो आपको न्यूमेरिकल्स में भी यूज़ करनी है। तो स्टूडेंट्स, यहाँ पर मैं आपको बता दूँ कि मोस्टली स्टूडेंट्स जो हैं वो लास्ट इक्वेशन को जो है वो यूज़ कर लेते हैं एनर्जी फाइंड आउट करने के लिए, बट दिस लास्ट इक्वेशन इज़ पर्टिकुलरली फॉर हाइड्रोजन एटम। ठीक है, लेकिन अगर आपसे किसी भी और एटम के जो इलेक्ट्रॉन्स हैं उनकी एनर्जी कैलकुलेट करने के लिए कहा गया है, तो देन यू हैव टू पुट दिस इक्वेशन कॉन्स्टेंट्स के साथ जी स्क्वायर डिवाइड बाय एन स्क्वायर। ओके स्टूडेंट्स, ये इस तरीके से हम इनको टेबल के फॉर्म में लिख सकते हैं विद ऑल कॉन्स्टेंट्स। हमारे पास जो टोटल एनर्जी की इक्वेशन आ रही है वो ये है। ठीक है, ये हमारे पास तमाम कांस्टेंट्स हैं एंड देन वेरिएबल्स अलग से हैं, जी स्क्वायर डिवाइड बाय एन स्क्वायर, एंड विद वन कांस्टेंट जब हमने इन तमाम कांस्टेंट्स की वैल्यूज़ पुट कर दी, वी गेट दिस वन कांस्टेंट वैल्यू एंड जी स्क्वायर डिवाइड बाय एन स्क्वायर। तो स्टूडेंट्स, मोस्टली जो है वो आपने इस इक्वेशन को यूज़ करना है फॉर कैलकुलेशन ऑफ एनर्जी। जब हाइड्रोजन हो जाएगा तो अब हम Z की जगह 1 पुट कर देंगे, जब हीलियम हो जाएगा तो हम Z की जगह 2 पुट कर देंगे, 2 स्क्वायर। ओके, एंड लास्ट इक्वेशन जो है वो हमारे पास पर्टिकुलरली हाइड्रोजन एटम की इलेक्ट्रॉन एनर्जी कैलकुलेट करने के लिए है। ओके स्टूडेंट्स, यहाँ पर हमारे पास नेगेटिव साइन होगा, एनर्जी जो है वो माइनस एनर्जी जो है वो हमारे पास यहाँ पर आंसर आएगा। ठीक है, नेगेटिव के साथ, and all these constants are equal to another constant that are k के इक्वल हैं, और इस k की वैल्यू जो है वो हमारे पास k की वैल्यू है 2.178 10⁻⁻18। नेगेटिव साइन आपको अलग से नज़र आ रहा है। स्टूडेंट्स, ये तो एनर्जी हमने कैलकुलेट कर दी इन दी यूनिट्स ऑफ जूल्स, लेकिन एग्ज़ाम में एक जो है वो वन स्टेप फॉरवर्ड जो है वो आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि आप कैलकुलेट करें एनर्जी ऑफ एन इलेक्ट्रॉन इन एन ऑर्बिट इन किलो जूल्स पर मोल। ठीक है, तो बेसिकली ये जो हमारे पास इक्वेशन हमने कैलकुलेट की है ये जूल्स में है, और इसी तरीके से हमने
किलो जूल्स पर मोल में भी फाइंड आउट करनी है. टू कन्वर्ट दिस वैल्यू इनटू किलो जूल्स पर मोल, लेट्स सी हम इसको किससे मल्टीप्लाई करते हैं. स्टूडेंट्स बेसिकली ये हमारे पास एनर्जी है जूल्स पर एटम में, और इसको मोल्स में कन्वर्ट करने के लिए हमने क्या करना है, हमने मोल में कितने, 1 मोल में कितने एटम्स होते हैं स्टूडेंट्स, 6.02 10 पावर 23 एटम्स पर मोल. ओके स्टूडेंट्स, ये तो हमने इसको कन्वर्ट कर दिया. अब यहाँ पर देखें स्टूडेंट्स, एटम और एटम ये यूनिट्स आपस में कैंसिल आउट हो जाएंगे और पर मोल का यूनिट जो है वो हमारे पास रह जाएगा जूल्स पर मोल. लेकिन अभी भी ये किलो जूल्स में कन्वर्ट नहीं हुआ. किलो में कन्वर्ट करने के लिए स्टूडेंट्स हम जो है वो इसको 1000 से डिवाइड करेंगे. तो हमारे पास यहाँ पर किलो का यूनिट लग जाएगा. ओके स्टूडेंट्स, अब हम इसको सॉल्व कर लेते हैं. हमारे पास ये जो वैल्यू है 2.178 10 to the -18 एंड 6.02 10 to the 23, इनको आपस में मल्टीप्लाई करते हैं और 1000 से डिवाइड करके वी विल गेट स्टूडेंट्स, ये हमारे पास वैल्यू आ गई है 1311.16 z² डिवाइड बाय n स्क्वायर अलॉन्ग विद नेगेटिव साइन. ठीक है, किलो जूल्स पर मोल में. एंड अब हम इसको पर्टिकुलरली अगर हाइड्रोजन के लिए लिखते हैं देन इट इज़ 1 डिवाइड बाय n स्क्वायर. ठीक है, ये पर्टिकुलरली हमारे पास हाइड्रोजन के लिए. स्टूडेंट्स, ये हमने जब n की वैल्यू हाइड्रोजन के लिए 1 और z की वैल्यू 1 पुट की, ठीक है, देन हमारे पास ये फर्स्ट एनर्जी ऑफ एन इलेक्ट्रॉन इन द फर्स्ट ऑर्बिट आ गया. देन z की वैल्यू तो हाइड्रोजन के लिए कांस्टेंट रहेगी, लेकिन अगर हम n जो है उसको 2 पुट करेंगे, 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर एंड 5 का स्क्वायर, देन हमारे पास ये वैल्यूज़ आएंगी इन यूनिट किलो जूल्स पर मोल. स्टूडेंट्स, इन वैल्यूज़ को ज़रा अगर हम ऑब्ज़र्व करें देन वी कम टू नो कि नेगेटिव साइन में अगर वैल्यू जो है वो स्मॉल होती जाती है तो इसका मतलब है कि वो इंक्रीज़ कर रही है, वो बढ़ रही है. ठीक है, मीन्स कि यहाँ पर आपके पास -1311 है, देन -327. तो माइनस में अगर वैल्यू स्मॉल होती जा रही है तो एक्चुअली में वो वैल्यू इंक्रीज़ कर रही होती है. तो इससे आपको क्या पता चलता है कि जैसे जैसे ये हमारे पास न्यूक्लियस है, ये फर्स्ट ऑर्बिट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, ठीक है, जैसे जैसे हम न्यूक्लियस से दूर जाते जाएंगे तो एनर्जी ऑफ एन इलेक्ट्रॉन जो है वो हाई होती जाएगी. ठीक है, इंक्रीज़ होती जाएगी. एंड जब हम n इज इक्वल्स टू 1 पुट करेंगे स्टूडेंट्स तो वो जस्ट हमारे पास ग्राउंड स्टेट होगी. जब n इज इक्वल्स टू 2, 3, 4 एंड सो ऑन कोई भी आप वैल्यू पुट करेंगे तो वो हमारे पास एक्साइटेड स्टेट होगी. ठीक है, तो बेसिकली n इज इक्वल्स टू 1 इज द ग्राउंड स्टेट फॉर हाइड्रोजन एटम. ओके स्टूडेंट्स, नाउ लेट्स डिराइव इक्वेशंस फॉर energy, wave number and frequency of photons of various spectral series.